कि यस, ये जो हमने कंपैरिजन किया है प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, वो देखो सॉल्यूशन, अब हमने इसमें बी जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी डाल दिया। तो अब सरफेस पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, बताना जरा, वो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। बोलो बोलो भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? यस जरा आ रही है, आवाज आ रही है। तो बताओ जरा कि सरफेस पे अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का नंबर डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अब सरफेस पे कुछ बी के मॉलिक्यूल भी आ गए, तो ए का नंबर, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स का नंबर डिक्रीज हो गया, तो सॉल्वेंट की जो वेपर बन रही थी वो भी कम बनेगी, क्योंकि सरफेस पे उसके मॉलिक्यूल ही कम है। ठीक है, तो वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन हमने जैसे ही बनाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा ही अपने सॉल्वेंट से कम होता है। बात समझ में आई है ना? इसका मतलब आपका वाटर, और वाटर में आप लोग कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl ले लो या फिर आपका शुगर ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी डाल दोगे ना, तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा ही कम होगा। Solution containing non-volatile solute has always lower vapor pressure than the vapor pressure of pure solvent. ये फिक्स है। अब ये समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। यस सर। ओके, ये आया। तो अब यहां से हम आते हैं यहां पर। आप लोग जानते हो कोई लिक्विड के बॉयल होने की कंडीशन क्या है? मैंने कल बताई थी। कोई लिक्विड बॉयल कब होता है? जब उसका वेपर प्रेशर, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और एनवायरमेंटल प्रेशर कितना लिया हुआ है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जैसे जैसे उसको हम हीटिंग करेंगे उसका वेपर बनती जाएगी, वेपर ज्यादा बनेगी। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। उसका वेपर प्रेशर जब जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एनवायरमेंटल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो बॉयल होने लग जाएगा। बात समझ में आई? वो बॉयल होने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग वेपर प्रेशर जिसका कम है उसको 1 एटमॉस्फेरिक तक लाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। ठीक है, और वेपर प्रेशर कम किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, इसलिए इसको हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल आएगा और वो तब बॉईल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा ही कम होता है, नॉन वोलेटाइल कंटेनिंग सॉल्यूशन का, और उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही ज्यादा होता है, क्योंकि जिसका वेपर प्रेशर कम हो गया, जाहिर सी बात है अब उसको 1 एटमॉस्फेरिक लेवल पे लाने के लिए ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, चलते हैं आगे। हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पर। इस इक्वेशन को पहचान लो भाई, पहचान लो इसको। अब हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं और इसका सीधा सीधा सा स्टेटमेंट भी आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे? सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है इस इक्वेशन में। आपको सबसे पहले मिल गई ये टर्म, और इस टर्म को बोलते हैं P1 नॉट माइनस P, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फटाफट लिख लो आप लोग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर आपको एक टर्म और मिल गई, ये डिवाइडेड बाई P1 नॉट, ये भी आपको मिल गई, ये रही पूरी टर्म। ये है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर, जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ रहे थे ना, ये है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये हो गया for solutions containing non-volatile solute, relative lowering vapor pressure is equal to mole fraction of solute। इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो आप लोग, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। यदि आपने समझ लिया तो आप लोग लिख सकते हो क्या? फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। वो X2 देख लो क्या है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्टेटमेंट लिख लिया आपने? बताना जरा। सर दोबारा बोलना
सर एक बार यस 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 यस, मैं तो दोबारा बोल दूंगा, लेकिन लेकिन तुम एक काम करो, ये टर्म रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, बताओ जरा। यस सर। और ये किसके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसी का है ना, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, बहुत सिंपल सा है, फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है x2, बस ये जो इक्वेशन है उसको स्टेटमेंट लिखना है। हो गया, एक बार और बोलूं, या हो गया? हो गया सर। हो गया, तो अब फिर ये लिख लो, P1 नॉट x2 की वैल्यू लिख लो, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, बता दो सही है क्या, बता दो। x2 की हमने वैल्यू लिख ली, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो यही आएगा ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, यही तो है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये देखो जो बेसिक डेफिनेशंस होती है ना वो इस तरह से काम आती है आपके, ठीक है। इसलिए बेसिक्स जो डेफिनेशन है कंसंट्रेशन की वो बहुत ज्यादा आपके काम की, उनका आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहां पर तो हो गया। अब देखो भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की है या डाइल्यूट सॉल्यूशन की है, बताओ किसकी है? सर डाइल्यूट की। डाइल्यूट की, तो हम यहां पर कंडीशन लेंगे, क्या कंडीशन लेंगे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, N2 सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल वो वेरी वेरी लेस देन होता है N1, बात सही है ना। सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल के रेस्पेक्ट में N2 बहुत कम होता है, तभी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, उसी को तो डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, एंस आपका ये जो ये है कौन, N1 प्लस N2, ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके, N1 के। हो गया, होगा सर, हो गया ना। तो नई इक्वेशन क्या आ गई, P1 नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 आ गई क्या, बताना जरा, देखते जाओ भाई, आ गई क्या, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ गई आ गई। अब N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है ना, तो वो क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, सही बात है क्या। और N1 क्या है, सॉल्वेंट के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, सही बात है क्या, बता दो जरा। ये दोनों फॉर्मूले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको यहाँ रख देते हैं, है ना। आप लोग भी क्या याद करोगे, ये लो, P1 नॉट इज इक्वल टू, अब N2 की वैल्यू रख देते हैं W2, ये स्मॉल w है, ध्यान रखना, W है गिवन मास, 2 लगा दिया तो हो गया सोल्यूट का गिवन मास, ठीक है। कैपिटल M है मोलर मास, 2 लगाने से क्या हो गया, सोल्यूट का मोलर मास, तो W2 डिवाइडेड बाई M2, ये वैल्यू किसकी होगी, N2 की। और अब N1 की वैल्यू लिखनी है ना, तो वो आप उसको इन्वर्ट कर देंगे, कैसे, वो हो गया आपका, क्या हो जाएगा, M1 डिवाइडेड बाई W1, सही बात है क्या, देख लो जरा, कुछ देख लो, कोई भी मिस्टेक है तो फटाफट बता दो सर, इसमें ये गलती है, जल्दी करो। सही है सर, सही है, सही है, सही है, तो हमें ये नहीं चाहिए, वी डू नॉट दिस, हमें क्या चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, समझ में आया ना। तो हम इससे M2 का इक्वेशन निकालेंगे, मेरा कहने का मतलब है कि ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, फाइनल टारगेट हमारा M2 कैलकुलेट करना है। M2 कैलकुलेट करने की इक्वेशन सेटल कर दो फटाफट, M2 कैलकुलेट करने की इक्वेशन आप सेटल करेंगे तो क्या ये नहीं आएगी क्या, देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूं, सही लिखा है क्या मैंने M2, इससे हमने ये इक्वेशन बनाई है, सही है। तो ये आपका फाइनल टारगेट हो गया, आपको यही चाहिए था, आपको सीखनी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आपको आना था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज लेते हुए हाउ टू डिटरमाइन M2 मींस मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है रादर, ठीक है। लेकिन आपका फाइनल टारगेट ये था कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये तो M2 की इक्वेशन है, इसका मदर इक्वेशन कौन सा है, ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इक्वेशन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, है ना। तो ये ढेर सारे तरह की इक्वेशन होगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। अब आपका एक इसका न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम लोग ले लेते हैं न्यूमेरिकल। आप लोग एनसीईआरटी के कांटेक्ट में आ जाइए, इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2.9, फटाफट बिना देर किए इसको मैं देता हूं कर साफ। ओके 2.9,
जल्दी से कॉन्टेक्ट में आ जाइए, फटाफट पढ़ के मुझे बताइए इसमें गिवन क्या है, जल्दी से बताते जाओ, So कुछ तो vapor बोलो। pressure of pure water at 298 K is 23.8 mmHg. 50 gram ओके, of एक मिनट रुको, हम ले रहे हैं यस इन टेक्स्ट 2.9, हमने लिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यही हो गया ना P1 नॉट, P1 नॉट की वैल्यू क्या है जरा बताना फटाफट, 2.3.8 mmHg, ये पहली गिवन वैल्यू है। उसके बाद में यूरिया का अमाउंट, यूरिया का अमाउंट मतलब यूरिया तो क्या है, सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, गिवन मास है W2 इज इक्वल टू 50 ग्राम। देख लो भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप उसको समझते चलो, ठीक है। और जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो एनसीईआरटी के कॉन्टेक्ट में आ जाओ फटाफट, है ना, क्योंकि आपका आपका भला करने वाली है केवल एनसीईआरटी, दूसरा कुछ नहीं है। ओके, तो 50 ग्राम ऑफ यूरिया हो गया। ये लो भाई, डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर है क्या, बताना जरा। तो 850 ग्राम क्या हो गया, डिजोल्व इन वो सोलवेंट, सोलवेंट का गिवन मास है, W1 तो वो हो गया W1 हो गया 850 ग्राम। कोई बात नहीं भाई, हो गया तो हो गया। क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड रिलेटिव लोअरिंग। यस, हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और रिलेटिव लोअरिंग, यही कैलकुलेट करना है ना, दोनों कैलकुलेट करने हैं ये। ओके, तो हमें M2 नहीं कैलकुलेट करना, कोई बात नहीं भाई, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये कैसे करेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ये है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, फटाफट इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बेसिक फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू आपका N2 डिवाइडेड बाई N1। इज इट ये है या नहीं है, ये है तो सही है ना। या फिर एक काम करते हैं अपन, इसको इस तरह से, तो हमें नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा ना, समझ में आया ना, नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा भाई, है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकालें तो अलग से कैलकुलेशन क्यों करें, उसको यही कर देते हैं, ठीक है। तो उसको और हम वो कर देते हैं, जो इसका अगला इक्वेशन था वो ले लेते हैं, ये लो, सही बात है क्या, ये भी कि एक इक्वेशन था ना, देख लो जो आपने लिखा है उसमें अभी एक इक्वेशन लिखा है, ये सेकंड लास्ट इक्वेशन, M2 से ऊपर वाला इक्वेशन यही है, यही है ना, M2 से ऊपर वाला इक्वेशन है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, वैल्यूज रख देते हैं भाई। W2 बता दो भाई फटाफट, मुझे W2 की वैल्यू बता दो। सर M2 नहीं दिया हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, M2 तो सोल्यूट का मोलर मास है ना। देखो देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, आपका W2 है, W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का गिवन मास आपका 50 है, ठीक है। अब ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन सोल्यूट का नाम तो दे दिया ना इसने, यूरिया। अब यूरिया बोल के पूरी दुनिया जानती है NH2CO NH2, तो इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम। कहाँ दिक्कत है, ये तो जब इसने नाम दे दिया तो फॉर्मूला हमें, अच्छा फॉर्मूला भी दिया है क्या, ये लो भाई आपकी हेल्प के लिए एक क्वेश्चन में फॉर्मूला भी दिया है ना। गलती से किसी को फॉर्मूला नहीं आए तो ये देख करके मोलर मास निकाल सकता है। ओके, 60 आएगा तो ये 60 हो गया। ओके, मल्टीप्लाइड बाई M1 सोलवेंट वाटर, वाटर का मोलर मास पूरी दुनिया जानती है 18, डिवाइडेड बाई W1 कितना है 850 हो गया, है ना। अब हम एक ही कैलकुलेशन में, और हमें रिलेटिव लोडिंग कैलकुलेट करनी है, ये पूरी टर्म रिलेटिव लोडिंग है, ध्यान रखना, ये पूरी टर्म रिलेटिव लोडिंग है। इसका जो आंसर आएगा वो उसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आपका हो गया, इसको कैलकुलेट कर दो, कैसे करोगे भाई, ये हो गया, जीरो कैंसिल कर लेते हैं, फिर हाँ 0 से 0 कर दो, ये लो, ये 17, ये मैंने सही कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब फिर 18 और 60 कैसे करोगे बताओ, लगाओ कोई आइडिया, नहीं तो मैं लगाता हूं, चलो मैं लगा देता हूं, इसको मैंने कर दिया 6 into 10, और 6 को इससे मैंने 3 मल्टीप्लाइड कर दिया। ओके, और ये 3/170 आ गया, आया कि नहीं आया बताना जरा। 60 होता है 18, अच्छा 60 होता है क्या, अच्छा कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है, यस। ओके, 18/5 जो 60 कब से हो गया भाई, 90 होता है वो, 90 होता है ना, कोई बात नहीं, टेबल्स भी याद करने की जरूरत है हमें थोड़ी बहुत। तो ये हो गया,
ठीक है, ये आ गया। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपके 0.017 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। ये आपका आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल दिया, क्योंकि दिस होल टर्म रिप्रेजेंट्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपको चाहिए ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये लोअरिंग है, ये लोअरिंग है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहां गया, क्या फॉर्मूला है उसका? चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला है। यस, वाटर हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन्होंने पूछा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, यू आर राइट। तो अब इसका फॉर्मूला ये तो जानते हो ना, ये जानते हो ना, ये बेसिक इक्वेशन है ना, ओके, ये जानते हो। तो हम इसका मतलब ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसके इक्वल है, राइट? बात सही है कि नहीं है? इसके इक्वल है ना, तो इसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई है, सही बात है कि नहीं है? 0.017, सही बात है ना। अब जब बात सही हो गई है तो हम चलते हैं आगे और हम इसको इनकी वैल्यूज भी लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे देख लो। P1 नोट आपका क्या है? P1 नोट है आपका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, नहीं सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। P1 नोट क्या है भाई बताओ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये दे रखा है ना, ये रहा 23.8, ठीक है, ये हो गया माइनस P1, यही आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये प्योर स्टेट में तो दिया है उसने, वो रहा डिवाइडेड बाय 23.8, ठीक है, इज इक्वल टू 0.017। हो तो गया। अब इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो, आई थिंक यू कैन डू इट, ठीक है। कैसे करोगे? 23.8 माइनस P1 इज इक्वल टू 23.8 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड आएगा ना 0.017, ठीक है। अब इसका वैल्यू आ जाएगा। अब आप कर सकते हो ना, आगे बता दो जरा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसमें से ये P1 की वैल्यू निकाल देना। P1 की वैल्यू इसका मल्टीप्लाई जो करोगे वो उसको से इसमें से माइनस करना पड़ेगा, P1 की वैल्यू आ जाएगी। यही तो है P1, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्योर स्टेट में तो इन्होंने दिया है, वो रहा 23.8 वाटर का वेपर प्रेशर। आया न्यूमेरिकल समझ में? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ध्यान रखना एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है ना, इसमें आपको न्यूमेरिकल ही आना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल निकालना ही आपको सीखना है, और आपको कुछ सीखना नहीं है। क्योंकि जब आपने सॉल्यूशन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल पकड़ लिए, इसका मतलब थ्योरी तो आपको वैसे ही आ गई, थ्योरी आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है। गो फॉर न्यूमेरिकल्स। यही रीजन है कि एनसीईआरटी वालों ने क्या रखा है, चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज में न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, क्योंकि फाइनल टारगेट ही यही है। उनको आपको डेफिनेशन पूछ करके, मोलरिटी की डेफिनेशन पूछ करके कुछ नहीं चाहिए उनको चाहिए कि मोलरिटी का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये चीज चाहिए उनको डेफिनेशन नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोगों को फाइनली यू हैव टू लर्न हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल। आपको सीधा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, थ्योरी आराम से हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बेचारे वो उन्होंने न्यूमेरिकल दिए। उन्होंने कहा, उन्होंने ये सोचा कि हम इतने दे देते हैं कि स्टूडेंट 50% भी कर लेगा ना तो भी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप लोग 100% न्यूमेरिकल सोल्व करें। यस, ये हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी हो गई। और टाइम कितना है देखते हैं। टाइम तो हो गया फिक्स, है ना, ठीक है। तो फिर आज के लिए अब हम ज्यादा तो कवर कर नहीं पाएंगे, देखो, है ना, ठीक है। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि आपका जो क्या बोलते हैं, एक आपके लिए अनाउंसमेंट है। हाँ बोलो, क्या हुआ? लॉकडाउन तो सर अब खुल रहा है ना सर, तो नहीं लॉकडाउन, देखो लॉकडाउन को नहीं, कोई बात नहीं, उसकी बात हम करेंगे, उसमें तो भी टाइम है, ठीक है। हम फटाफट अगला हेडिंग ले लेते हैं विद इन 2 मिनट, है ना, उसको भी खत्म करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी लगा लो भाई, आप लोग हेडिंग लगा लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फटाफट लगा लो, ज्यादा जरूरत नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप पहले से ही जानते हो कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो आपका
बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पहले से ही जानते हो। वेपर प्रेशर, ये तो थोड़ा सा कम दिखता है, इस पेन का कोई जरूरत नहीं है। वेपर फॉर, आप लोग वही लाइन लिख लो, फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग, थोड़ा सा पेन फास्ट चलाइए, वोलेटाइल सोल्यूट फास्ट। ठीक है, फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वही लाइन हम दोबारा लिखेंगे ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल याद हो जाए, गलती आप कभी ना करें। वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होता है हमेशा ही, किससे, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, और बॉइलिंग पॉइंट आपका हमेशा ही इसका कम होता है, किसके, बॉइलिंग पॉइंट इसका आपका सॉल्यूशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हमने रिपीट किया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो इसलिए किया है, हालांकि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन इसलिए किया है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये जो सेंटेंस है वो ये कहता है कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर pressure of solution decreases and boiling point increases। बात सही है क्या, बताना जरा, बात सही है क्या, बता दो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि हम इसके बेस पे अब कुछ वो करने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं, कोई कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं। लेकिन आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपने जैसे ही नमक डाल दिया पानी में, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। हम लोग निकालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आखिर है क्या, किस चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं आपके डेल्टा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, तो देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बात सही है ना, अभी जो हमने किया उसके बेसिस पे ये होगा ना। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो आपका एलिवेशन इन बीपी है। ठीक है, उसी को तो एलिवेशन इन बीपी बोलेंगे कि इतने से एलिवेट हो गया बीपी। ठीक है, इतने से इंक्रीज हो गया बीपी, इतने से एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट में, तो वो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसको देख लेते हैं कैसे डिनोट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको लिखते हैं आप टीबी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, माइनस बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट हम हमेशा ही किसके लिए ले रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, टीबी नॉट, इनका डिफरेंस डेल्टा टीबी, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको मिल चुका है, और ये है डेल्टा टीबी, और ये है डिफरेंस किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो कि ज्यादा होता है, उसमें से माइनस करेंगे किसको, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, बता दो, फिर हम लोग कुछ करने वाले हैं, बोलो आगे चलें। सर यहाँ पे सर लिखा ना सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये वाली बात नहीं है समझ। ये देखो ऐसा है, आपके पास दो सैंपल है, एक आपके पास प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर। ठीक है, एक आपने क्या किया, उतना ही डिस्टिल वाटर लेकर के उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच आपने नमक डाल दिया, 2 सैंपल हो गए, एक आपका प्योर सॉल्वेंट है, एक आपका सॉल्यूशन है, राइट, इतना क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का ना, सॉल्यूशन का ही ज्यादा होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट तो सॉल्यूशन का ही ज्यादा होगा, क्योंकि हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। इसीलिए एग बॉईल करते हैं तो हम उसमें नमक डालते हैं ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ज्यादा किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का ज्यादा, इसलिए माइनस किस में से करेंगे, सॉल्यूशन वाले में से करेंगे। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो भी डिफरेंस आएगा वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब जानते हो ना, ठीक है, कितने से एलिवेट हो गई, वो डिफरेंस की वैल्यू क्या है। बात समझ में आई? ओके, तो ये इन तीनों टर्म्स के नोटेशन है, डेजिग्नेशन है,
ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, ये आपको पकड़ में आ गया है। अब हम एक ग्राफ ले रहे हैं बेसिकली इन सबको, ये जो कॉन्सेप्ट है हम एक ग्राफ के बेसिस पे समझेंगे। ग्राफ बिटवीन, हम लोग किस किस में ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये लो भाई, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो, आपको नीचे का एरिया ज्यादा सही दिखता है ना, ये वाला। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा डाउन ले लेते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि वेपर प्रेशर सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बताना जरा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। हाँ, कम किसने बोला भाई, कम तो नहीं होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। यहां है आपका वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। कितनी वैल्यू है बताना जरा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, ये आपका एनवायरमेंटल प्रेशर है। अब आप लोग जानते हो, एक चीज आप जानते हो कि सोलवेंट और सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन और उसका सॉल्वेंट, दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, बताओ सर किसका ज्यादा होता है। ये मैंने 2 डॉट्स बना दिए, एक आपका सॉल्वेंट है, एक आपका सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट का ज्यादा होता है तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रही है एक सॉल्वेंट को, एक सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है ये सिचुएशन, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सिचुएशन है वेपर प्रेशर की। ये इनिशियल सिचुएशन है, ये आपको समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दोनों को अलग अलग जगह रखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना। टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, पहले सॉल्वेंट का देख लेते हैं। टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वेपर ज्यादा बनेगी, टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, और ये 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो गया यहाँ पर, और ये सॉल्वेंट बॉयल होना स्टार्ट हो गया। बात समझ में आई। 1 एटमॉस्फेरिक की लाइन है ना, ये देखो इसको क्रॉस कर गया। इसका मतलब ये है कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इसका वेपर प्रेशर बढ़ता बढ़ता इक्वल हो गया। किस टेम्परेचर पे हुआ अभी देखते हैं। ये हमने इसको यहाँ पर प्लॉट किया और देखा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा हो गया। इसको हमने नाम दिया टीबी नॉट। ये आपका टीबी नॉट है, क्यों, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। यहां पर बॉइल होने लग गया ना इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो गया। इसमें कोई डाउट है क्या, बताना जरा। है ओके, तो अब देखो भाई, टेम्परेचर हमने दोनों का ही बढ़ाया था, तो अब सॉल्यूशन का आप देखते हैं, है ना। सॉल्यूशन का आप देखते हैं, ये लो, ये हमने सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और ये लो भाई, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो गया और ये बॉयल होने लग गया। और इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट, किसका, सॉल्यूशन का। टीबी, ये टीबी नॉट है सॉल्वेंट के लिए, ये टीबी है सॉल्यूशन के लिए। इन दोनों का डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस है, ये है आपका डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तीनों टर्म का मीनिंग आप लोग पहले लिख चुके हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ है, देखो इतने मैग्नीट्यूड से एलिवेट हुआ है, इतने टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा इसमें। ये जो एलिवेशन हुआ है, दैट एलिवेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। सॉल्यूशन का ये जो डॉट मैंने लगाया है वो उतना ही डाउन आएगा और ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसलिए ये जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is colligative property because it depends on the number of particle present in the solution. समझ में आया, बता दो जरा। यस सर। अब हम इसका जो फॉर्मूला है ना, वो तो हम कल ही कर पाएंगे, आज हमारे पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है। होप यू आर एंजॉइंग एंड लर्निंग सॉल्यूशंस चैप्टर, इज इट। रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। और एक चीज और बताओ